Hello everyone, welcome to Perfection IAS. So in this series we are covering BPSC mains questions, and today's question is, what are the problems associated with poverty alleviation programs and policy of the government? Suggest some innovative ideas for dealing this problem. That means गरीबी उन्मूलन के जो प्रोग्राम्स हैं, जो स्कीम्स हैं, उनके साथ क्या क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं को सुधारने के लिए कुछ सजेशंस बताइए कि क्यों गरीबी हटाने के लिए जो डिफरेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं वो उतने सक्सेसफुल नहीं होते हैं. सबसे पहले अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, इंट्रोडक्शन में फर्स्ट थिंग फर्स्ट वी हैव टू स्पेसिफाई व्हाट इज पॉवर्टी. पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ डेप्रिवेशन ऑफ बेसिक सर्विसेज लाइक हेल्थ, एजुकेशन एटसेट्रा. इट मीन्स कि पॉवर्टी क्या है? पॉवर्टी बेसिक सर्विसेज की कमी है, बेसिक फैसिलिटीज़ की कमी है, जैसे एजुकेशन का अभाव, हेल्थ फैसिलिटीज़, शेल्टर, घर, इन सब की कमी होना. या फिर एक और डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, पॉवर्टी इज ए कंडीशन वेयर ए पर्सन लैक्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ये तो होगी डेफिनेशन कि किसी इंसान के पास अगर उतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज ना हो कि वो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी सके, जहाँ पर वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके. एज पर वर्ल्ड बैंक, इफ समवन इज लिविंग लेस देन 1.90 US डॉलर पर डे, देन दैट मीन्स द पर्सन इज लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी. ये था बेसिक जो डेफिनेशन है. नाउ इंडिया स्पेसिफिक सिनेरियो की बात करें तो इन 2019 a report was published and it is global multidimensional poverty index. So as per that, India lifted 271 million citizens out of poverty in the duration between 2006 to 2016. 2019 की इस ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से इंडिया ने 271 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है इस ड्यूरेशन के दौरान. दैट मीन्स 2006 टू 2016. फिर भी इतने लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के बाद भी, गरीबी से ऊपर करने के बाद भी, इंडिया स्टिल हैव लार्ज नंबर ऑफ पुअर. अगर पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया की बात करें, फर्स्ट जो नेशनल लेवल पर पॉवर्टी लाइन इंट्रोड्यूस की गई थी, दैट वाज बाय अलाग कमेटी, वाई के अलाग कमेटी. दिस वाज द फर्स्ट ऑफिशियल नेशनल लेवल पॉवर्टी लाइन and this was introduced in 1979, first official level. Then in 1993 Lakadwala committee. This provided data at national level for the first time, and this Lakadwala committee was in 1993, and this extended poverty lines to states. Then in 2005 Tendulkar committee. Government appointed Tendulkar committee in 2005, and later these recommendations of Tendulkar committee were revised. This is of 2005. Then Rangarajan committee was set up, and this was in 2012. Rangarajan committee recommended increasing or raising rural and urban poverty line. So far this Tendulkar committee recommendation is official poverty line. As per Tendulkar committee recommendation or estimation, 21.9% of population is below poverty line. As per Rangarajan committee, 29.5% people are below poverty line. And as per latest data of Niti Aayog, 25.01% of Indian population is multidimensionally poor. These were important aspects related to poverty estimation. Now coming back to the question, problems associated with poverty alleviation programs. First and foremost point is lack of consensus on definition of poverty.
So we have seen as per Niti Aayog 25.01, as per Rangarajan 29.5%, and as per Tendulkar 21.9% people are below poverty. So different committees have provided different number. Therefore it can be said, यहाँ पे अगर वर्ल्ड बैंक के डेटा की बात करें, वर्ल्ड बैंक, सो वर्ल्ड बैंक ने बताया है इफ समवन इज लिविंग $1.90 per day, then they are living in extreme poverty. Then another problem is ghost beneficiaries. Ghost beneficiary का मतलब है फेक बेनिफिशरी बना के उनको जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उसका फ़ायदा देना, यानी कि जो लोग एक्चुअली पुअर हैं भी नहीं उनको गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा देना फर्जी नाम ऐड करके। सो जिनके लिए स्कीम बनाई थी उन तक बेनिफिट नहीं पहुंचेगा। उसके अलावा करप्शन एक मेजर प्रॉब्लम है। अगेन करप्शन होगा तो जो स्कीम्स है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं की जाएंगी और बीच में ही गड़बड़ हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मिड डे मील है, मिड डे मील में जो क्वालिटी का राशन दिया जाता है वो तो मार्केट में बेच दिया जाता है, जबकि सस्ते टाइप का जो राशन है वो उसके बदले खरीद कर बच्चों को खिलाया जाता है। तो करप्शन इज अनदर प्रॉब्लम। उसके अलावा ब्यूरोक्रेटिक एपैथी। ब्यूरोक्रेटिक एपैथी का मतलब है ब्यूरोक्रेसी है वो इन स्कीम्स में उतना इन्वॉल्व नहीं होती है और उनका बिहेवियर है वो एपैथेटिक है, जबकि होना चाहिए कि कंपैशन के साथ इन इनिशिएटिव्स को, इन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। उसके अलावा एक और प्रॉब्लम है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, जनरली जो स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते और उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। इसके अलावा फंडिंग है वो एक मेजर इशू है, फंडिंग इनसफिशिएंट है। उसके साथ साथ ये जो स्कीम्स हैं दे ऑपरेट इन सिलो और साइलो, वट एवर यू वांट टू प्रोनाउंस। इसका मतलब ये है कि पॉवर्टी है उसको होलिस्टिक वे में एड्रेस नहीं किया जा रहा। जैसे अगर कोई इंसान गरीब है तो अगर वो काम करने जाएगा और वहाँ पर अगर बीमार हुआ तो उसके पास एडिक्वेट हेल्थ फैसिलिटीज़ ना हुई तो जो भी पैसे वो कमाएगा वो हेल्थ में चले जाएंगे। इससे क्या होगा, उसका काम भी छूटेगा और काम छूटेगा तो वो अपने बच्चों की पढ़ाई है वो पूरी नहीं करवा पाएगा। सो जो प्रॉब्लम्स हैं वो होलिस्टिक व्यू में एड्रेस नहीं की जा रही है। पॉवर्टी का एक सिंगल डायमेंशन सिर्फ ये एड्रेस किया जा रहा है कि ठीक है लोगों के पास खाने को अनाज नहीं है या फिर उनके पास हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, तो इनके लिए अलग अलग स्कीम्स है लेकिन उन स्कीम्स में कन्वर्जेंस नहीं है। सो दे ऑपरेट इन साइलोज and lack of convergence between different programs. Then top down policy making approach. top down का मतलब है जो पॉलिसीज हैं वो एसी कमरों में बैठे हुए लोगों ने बनाई हैं। किन लोगों के लिए, जो गरीब हैं। तो वो गरीब आदमी क्या क्या समस्याएं फेस करने वाला है ये पॉलिसी बनाने वालों को ज़्यादा आइडिया नहीं है। सो इसका उल्टा क्या होना चाहिए, इसका उल्टा होना चाहिए बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप का मतलब है जहाँ पे समस्या है वहाँ से पॉलिसी फॉर्मुलेशन शुरू करो। अलग अलग एरियाज़ की, अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से पॉवर्टी है, तो उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना ज़रूरी है, तभी जाकर पॉवर्टी है वो कम होगी। इसके अलावा जैसे पेंडेमिक सिचुएशन आई, सो कोविड एक प्रॉब्लम है। डिज़ास्टर्स हैं वो अलग प्रॉब्लम है। डिज़ास्टर्स जैसे फॉर एग्जांपल फ्लड है। इन केस ऑफ बिहार अगर फ्लड प्रोन एरियाज़ में बार बार फ्लड आती जाएगी तो वहाँ पर जो लोग काम करते हैं वो अपना सब कुछ गवा बैठेंगे। जैसे ही फ्लड आएगी वो बहा कर ले जाएगी। सो किसी ने वहाँ से फैक्ट्री लगाई, अगेन उसका काम रुक जाएगा। सो इसकी वजह से भी पॉवर्टी का एक डायमेंशन है। सो डिज़ास्टर से उनको कंट्रोल करने के लिए भी स्टेप लिए जाने चाहिए, क्योंकि अगर उनको कंट्रोल करने के लिए स्टेप नहीं लिए गए तो वो पॉवर्टी का एलिवेशन था, जो पॉवर्टी कम हुई, गरीबी जितनी कम हुई, एक बार दोबारा से बाढ़ आएगी और फिर से वही सिनारियो हो जाएगा। सो होलिस्टिक व्यू कवर करने की ज़रूरत है। सो ये थे कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स विच आर एसोसिएटेड विद पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। नाउ कुछ कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, दो ये क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है लेकिन पॉवर्टी से रिलेटेड जो बेसिक डायमेंशंस हैं
उन सब को इस क्वेश्चन में कवर करने की कोशिश करते हैं ताकि आप सब टाइप के आंसर्स हैं वो दे सको इस टॉपिक से रिलेटेड। सो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ज़्यादा है, कमाने वाले लोग कम हैं। जनरली स्टेट्स लाइक बिहार, वहाँ पर पॉपुलेशन डिपेंडेंसी रेशियो बहुत है, कमाने वाला घर में एक है और उन पर फाइनेंशियली 5 से 7 लोग डिपेंडेंट हैं, तो उसकी वजह से भी पॉवर्टी आती है। दूसरा एग्रीकल्चरल डिपेंडेंसी है, एग्री डिपेंडेंसी एंड पुअर प्रोडक्टिविटी। सो देश की लगभग 50% पॉपुलेशन है दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो सिर्फ 20% है। सो उसकी वजह से भी एक प्रॉब्लम है। अनदर प्रॉब्लम है इनएफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। देन अनएम्प्लॉयमेंट भी एक पॉवर्टी का कारण है, अनएम्प्लॉयमेंट। मल्टीपल सोशल फैक्टर्स हैं, वो भी पॉवर्टी का एक कारण है। सोशल फैक्टर्स जैसे कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम की वजह से कुछ कुछ ऑक्यूपेशंस हैं वो स्पेसिफाई किए गए हैं अलग अलग कास्ट के लिए, तो उसकी वजह से भी पॉवर्टी है। उसके अलावा हिस्टोरिकल रीजन्स भी हैं। हिस्टोरिकल में जैसे एक्सप्लॉयटेशन बाय ब्रिटिशर्स। सो अंग्रेज़ थे, उन्होंने यहाँ का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स है वो एक्सप्लॉइट किया। उसके अलावा एक पॉवर्टी का ट्रैप भी है। पॉवर्टी ट्रैप का मतलब है पॉवर्टी ट्रैप कि पॉवर्टी के जाल में आप फंस गए हो और उससे निकलना बड़ा मुश्किल है। जैसे अगर कोई आदमी गरीब है, पुअर है, तो ऑब्वियसली उसके लिए अपने बच्चों को पढ़ाना मुश्किल है। बच्चों को पढ़ाना मुश्किल है, उनके लिए हेल्थ फैसिलिटी मुश्किल है। अब अगर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं होंगी तो उनको हमेशा ये डर रहेगा कि अगर हमारे 1 या 2 बच्चे रहे और इनको अगर कुछ हुआ तो हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। तो इसीलिए दे गो फॉर मल्टीपल चिल्ड्रन। पॉपुलेशन हो गया इससे, अब उनके बच्चों को ना तो एजुकेशन मिल रही है ना ही हेल्थ सर्विसेज मिल रही हैं, और पॉपुलेशन है ज़्यादा। अब कमाने वाला आदमी एक है और उस पर डिपेंड बहुत ज़्यादा लोग हैं। होगा क्या कि ये जो नेक्स्ट जनरेशन है इनको एजुकेशन नहीं मिली तो इनके पास स्किल नहीं होगी, स्किल नहीं है तो इनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वो भी ढंग की नहीं मिलेंगी। एजुकेटेड ये लोग हैं नहीं, तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो फिर वापस से कोई बेसिक काम करके ही लाइफ सर्वाइव करनी है। सो इनकम है वो लो होनी है, लो इनकम होनी है, और लो इनकम होगी तो वापस से वही पॉवर्टी के साइकिल पे आ गए। अब जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके पास भी लो इनकम है, लो इनकम है तो बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनकी हेल्थ के लिए पैसे नहीं है। सो ये जो साइकिल है दिस विल कंटिन्यू। इसके अलावा इनइक्वालिटी भी एक कॉज है। इनइक्वालिटी, रिच हैं वो और रिच होते जा रहे हैं, पुअर हैं वो और पुअर होते जा रहे हैं। पॉवर्टी ट्रैप वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, पॉवर्टी ट्रैप। So these were the common causes of poverty. Now, poverty alleviation programs or government schemes for poverty alleviation. So government ने different areas में schemes निकाली हैं गरीबी उन्मूलन के लिए। For example, employment के लिए, employment के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है से MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसके तहत अनस्किल्ड लेबर को कम से कम 100 दिन का काम दिया जाएगा। इसके अलावा नेशनल रूरल एंड अर्बन लाइवलीहुड मिशन। देन स्किल डेवलपमेंट के लिए, स्किल के लिए स्कीम्स निकाली हैं, PM कौशल विकास योजना। एजुकेशन के लिए स्कीम्स हैं, एजुकेशन के लिए जैसे सर्व शिक्षा अभियान है। न्यूट्रिशन के लिए स्कीम्स हैं, न्यूट्रिशन के लिए पोषण अभियान है, पोषण अभियान। उसके अलावा इनकम सपोर्ट के लिए, जैसे जो फार्मर्स हैं उनको इनकम सपोर्ट के लिए स्कीम दी गई है, PM किसान स्कीम, जिसमें 6,000 रुपये दिए जाएंगे 3 इंस्टॉलमेंट्स में किसानों को। उसके अलावा हाउस के लिए, घर के लिए PM आवास योजना। देन फूड के लिए, सब्सिडाइज्ड फूड के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। पानी के लिए हर घर जल, वाटर के लिए हर घर जल। LPG के लिए और कुकिंग फ्यूल के लिए PM उज्ज्वला योजना।
सो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं, उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स अनाउंस की गई हैं। ऐसे ही फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जन धन स्कीम। सो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ को टारगेट करने के लिए गवर्नमेंट ने डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स अनाउंस की हैं। नाउ एंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सम सजेशंस फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन। सबसे पहला तो सजेशन यही होना चाहिए कि एड्रेस द कॉज ऑफ पॉवर्टी। फॉर एग्जांपल जो फ्लड वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर हर साल बाढ़ आती है और बाढ़ की वजह से लोगों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो घर था, दुकान थी, वो सब बह जाते हैं, तो वापस से वो लोग गरीब बन जाते हैं। सो ऐसे केसेस में जो पॉवर्टी का कारण है उसको एड्रेस करना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ फ्लड, देन बॉटम अप पॉलिसी होनी चाहिए। बॉटम अप पॉलिसी, हर इलाके में, हर स्टेट में पॉवर्टी का एक अलग रीजन हो सकता है, एक अलग कारण हो सकता है। सो वहाँ के कारण को समझकर उसके हिसाब से अगर पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी तो गरीबी को ज़्यादा जल्दी ख़त्म किया जा सकता है। जैसे कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर पॉवर्टी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, सो उन स्टेट्स के लिए अलग अप्रोच होना चाहिए। देन एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, लोगों को एम्पावर करना पड़ेगा और रिड्यूस करप्शन। इसके अलावा यूज ऑफ टेक्नोलॉजी करना पड़ेगा। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी से दो फायदे हैं। पहली बात तो बेटर टारगेटिंग होगी। बेटर टारगेटिंग का मतलब है जो लोग एक्चुअली पुअर हैं बेनिफिट उनको मिलने चाहिए। दूसरी बात, इससे मॉनिटरिंग अच्छी होगी। मॉनिटरिंग का मतलब है कि जिनको बेनिफिट मिल रहा है एक्चुअल में जिनको दिया जाना था क्या उन्हीं के पास जा रहा है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी की मदद से एनालिसिस भी बेटर होगा। एनालिसिस बेटर कैसे होगा? फॉर एग्जांपल लास्ट साल में गवर्नमेंट ने ये स्कीम चलाई, उसमें से इस स्कीम का सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ और ये स्कीम से बहुत कम बेनिफिट हुआ। सो उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट नए स्टेप्स ले सकती हैं। उसके अलावा फोकस ऑन इंक्लूसिव डेवलपमेंट। सो मेयरली जीडीपी नंबर्स पर फोकस ना करके जो डेवलपमेंट के बाकी पैरामीटर्स हैं जैसे इकोनॉमिक जस्टिस हैं, सस्टेनेबिलिटी हैं, इन पर भी फोकस करना होगा। उसके अलावा बेसिक नीड्स पर फोकस करना होगा। फॉर एग्जांपल सिर्फ सस्ता राशन देने से गरीबी कम नहीं होगी, क्योंकि राशन तो दे दिया है, लेकिन उसके अलावा कई बार गरीबी बीमारी के कारण भी हो सकती है। बीमारी में इतना पैसा लग गया कि इंसान गरीब हो गया। सो जो बेसिक नीड्स हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ सर्विसेज हैं, एजुकेशन है, ये सब होलिस्टिकली कवर की जानी चाहिए। उसके अलावा बेटर कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का यूज़ करना पड़ेगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, विमेन एम्पावरमेंट करना होगा, विमेन पार्टिसिपेशन इंश्योर करना होगा। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच फॉलो करना होगा। मल्टी डायमेंशनल का मतलब है जैसे सिर्फ फूड के कारण पॉवर्टी नहीं है, सिर्फ एजुकेशन की कमी के कारण पॉवर्टी नहीं है, सिर्फ हेल्थ की कमी के कारण पॉवर्टी नहीं है। कई बार इन सब के मिल जाने से ज़्यादा इम्पैक्ट होता है पॉवर्टी का। उसके अलावा बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जैसे किसी स्टेट या किसी कंट्री ने अगर कुछ पॉलिसी लॉन्च की और उसका अच्छा रिजल्ट आया तो वो फॉलो होना चाहिए। सो बेस्ट प्रैक्टिसेस शुड बी फॉलोड। उसके अलावा स्पिरिट ऑफ कंपटीशन लानी चाहिए। स्पिरिट ऑफ कंपटीशन, जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, ये नीति आयोग का एक इनिशिएटिव है जिसमें जो मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं हर एक स्टेट की, उनको ट्रैक किया जाता है प्रोग्रेस के मामले में कि कौन सा स्टेट है वो अपनी मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को अच्छे से ग्रो करने में लगा है, कि वहाँ पर जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो डेवलप हो रही हैं। सो इससे स्टेट्स में कंपटीशन आएगा, हेल्दी कंपटीशन आएगा, जिससे भी पॉवर्टी को कम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट अच्छे से होगा तो बाकी फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी। नाउ एंड में वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि पॉवर्टी इज़ मल्टी डायमेंशनल इशू, hence it cannot be fought focusing only on one sector of economy. Need to follow integrated approach, need to empower, and bottom up policy formulation should be done. So that was all for this topic.